गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें आपने 13 पार्ट्स पढ़ लिए। 13 पार्ट में आपको भेजा गया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और N+L का नियम। आज हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं और बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है ना। तो पहली आपकी जो हेडिंग बनती है वो है अपभ्रष्ट कक्षक। अपभ्रष्ट कक्षक, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो इसमें देखते हैं हम किसी भी उपकोष की कक्षकों की, किसी भी उपकोष, चाहे वो अब उपकोष आपके 4 होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है ना। 4 उपकोष होते हैं। तो किसी भी उपकोष की कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। अर्थात समान ऊर्जा की ये कक्षक, अर्थात समान ऊर्जा के ये कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि किसी भी उपकोष की कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं, अर्थात समान ऊर्जा के ये कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे S में 1 कक्षक बनता है और P में 3 कक्षक बनते हैं, ठीक है ना। D में 5 बनते हैं, ये D है और ये P है और ये S है। ऐसा मानकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि S की एक ही औलाद है, कितने, एक ही बच्चा है, तो उसकी सारी संपत्ति कौन लेगा, S लेगी, एक ही बेटा। अब P में कितने हैं, P में 3 बेटे हैं, तो P की जो ऊर्जा होगी वो तीनों में लगभग बराबर बटेगी। जो संपत्ति होगी वो तीनों में बराबर बटेगी। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि D की 5 औलादें हैं, तो D क्या करेगा, पांचों को अपनी संपत्ति बराबर देगा। ऐसा होगा कि नहीं, 5 बेटों में अगर बराबर नहीं बटेगी तो लड़ाई हो जाएगी, आपको मालूम है ना, पिटेगा पिताजी, बाप जो होगा वो पिटेगा। तो वहां पर क्या होगा, संपत्ति लगभग बराबर होगी, ठीक है ना। तो जो बराबर बटेगी, वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि किसी भी उपकोष के कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं और समान ऊर्जा के ये कक्षक ही अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। आया समझ में, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब हम इसको साफ कर देते हैं। अगली छोटी सी डेफिनेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है नोड। क्या नाम है, अगली हेडिंग डेफिनेशन है नोड। नोड के बारे में चलते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु या क्षेत्र जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, नोड कहलाता है, ठीक है ना। या अगर किसी परमाणु में उपस्थित वह बिंदु या क्षेत्र, कोई भी परमाणु हो, कोई भी एटम हो, उसका वह क्षेत्र, बिंदु या क्षेत्र जिस पर
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी संभावना शून्य हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं पाया जाएगा, उसे हम कहते हैं नोड। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक हो गया, ये चारों ओर का क्षेत्र हो गया जिसमें कक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कक्षाओं में। ये जो खाली भाग बचता है ये वाला, ठीक है ना, या ये नाभिक के बारे में बात कर ले तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इस खाली जगहों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है, ठीक है ना। तो इसी भाग को हम नोड कह सकते हैं, नाभिक को कह सकते हैं, और इन पॉइंट्स की ये खाली जगह जो ये बचती है यहाँ को हम नोड कह सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। अगली हेडिंग हमारी है नोडल तल, ठीक है ना, नोडल तल। वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, नोडल तल कहलाता है। क्या कह रहा है? वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, जीरो होती है, नोडल तल कहलाता है। आया समझ में। वह तल जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। अब तल की बात कर रहे हैं और इससे पहले क्या गया, तो वह बिंदु या क्षेत्र, जैसे कोई एक पॉइंट मान लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये कहलाएगा नोड। और अगर इस पूरे तल में जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, खाली जगह जो थी ब्लैक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है? कक्षाओं में। और कक्षाओं को हमने यहाँ पर ब्लू लाइन से, ये ब्लू लाइन से प्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो ये जो पूरा सर्किल बना, ये जो पूरा तल बना, क्षेत्रफल बना, उसे हम नोडल तल कहेंगे। क्या कहेंगे? नोडल तल, जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। आया गया समझ में। अब चलते हैं एक छोटे से नोट के बारे में। तो देखिए क्या है नोट। किसी कक्षक में कोणीय नोडों की संख्या, अगर हमें किसी कक्षक में कोणीय नोडों की संख्या को निकालना है, क्या करना है? निकालना है, तो क्या हो जाएगा? बराबर n, यानी कोणीय नोड उतने ही होंगे जितनी की द्विगंशी क्वांटम संख्या होगी। L क्या है? यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रेजेंट करता है कोणीय नोडों की संख्या के लिए। किसी कक्षक में वृत्तीय नोडों की संख्या, वृत्तीय नोडों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा n-1 माइनस l। ये हमारा फॉर्मूला होगा। n-1, n माने मुख्य क्वांटम संख्या, मैं एक से एक घटाया और जो l का मान आ जाएगा वो हो जाएगा। अब नीचे लिख सकते हैं कुल नोडों की संख्या, कुल नोडों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो n-1 ये बराबर क्या होगा? n-1 के बराबर होगी कुल नोडों की संख्या, ठीक है ना। अब इस आधार पर ही हम चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन क्या है? 3s व 3p कक्षकों की नोडल तल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आंसर में हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं 3s के लिए और इधर लिख देंगे यहां से 3p के लिए, ठीक है ना। 3s 3p के लिए
अब ये 3s को 1 नंबर दिया, 3sp को 2 नंबर दिया। 3s और 3p था। यहां पर हम निकालेंगे कोणीय नोड। क्या निकालते हैं? कोणीय नोड बराबर क्या होता है? L। कोणीय नोड बराबर क्या है? L। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s उपकोष में है। कहां पर है? s उपकोष में है, तो L का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पर हम निकालते हैं वृत्तीय नोड। क्या निकालेंगे? वृत्तीय नोड की बात करते हैं तो क्या होता है? n-1 माइनस L, मतलब कि n का मान कितना है? ये वाला मान हो गया 3 माइनस 1 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब हम लिखेंगे कुल नोड। कुल नोड बराबर क्या होता है? सूत्र हमारा n-1 यानी कि 3 माइनस 1 बराबर 2। कुल नोडों की संख्या कितनी आ गई? 2 हो गई कुल नोडों की संख्या। ठीक है। अब हम 3p के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? कोणीय नोड। क्या लिखते हैं? कोणीय नोड बराबर क्या होता है? L। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? p उपकोष में है, तो L का मान कितना होता है? 1, यानी कोणीय नोडों की संख्या आ गई 1। अब हम निकालेंगे वृत्तीय नोड। क्या निकालेंगे? वृत्तीय नोड बराबर क्या होता है? सूत्र n-1 माइनस L। ठीक है। n का मान कितना है? 3 है, ये वाला होता है, माइनस 1 माइनस L का मान 1 है। अब इनको घटाएंगे तो टोटल मान हमारा कितना बचेगा? 3 में से 2, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक। अब हम निकालेंगे कुल नोड। क्या निकालेंगे? कुल नोड बराबर हो जाएगा n-1, मतलब कि 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है ना। कितना आ गया? 2 आ गए कुल नोड निकल करके। ये आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल्स में। आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है 2p 3s 4f 3d 2p 3s 4f एंड 3d में कोणीय नोड वृत्तीय नोड व कुल नोडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हमारा प्रश्न है 2p 3s 4f एंड 3d में कोणीय नोड बताना है, वृत्तीय नोड बताना है और कुल नोडों की संख्या भी बताना है। ठीक है ना। तो यहां पर चलते हैं। पहला सवाल है हमारा 2p के लिए। ठीक है ना। 2p के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोणीय नोड बराबर क्या हो जाएगा? L। L का मान कितना है? p में गया है तो L का मान 1 हो जाएगा। कोणीय नोड की संख्या कितनी आ गई? 1 हो जाती है। ठीक है ना बेटा। केमिस्ट्री बहुत आसान होती है लेकिन कठिन भी उतनी ही रहती है। जितनी जल्दी याद होती है उतनी जल्दी भूल भी जाती है। इसको समझना होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी आप समझेंगे जब आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे और लगातार देखेंगे। ठीक है ना। और पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आने वाली है। अगली हेडिंग है, अगला सूत्र होता है वृत्तीय नोड, है ना। वृत्तीय नोड बराबर होता है n-1 माइनस L। अब n का मान कितना है? 2 माइनस 1 और L का मान भी कितना आया? -1, यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब हम निकाल लेंगे कुल नोड। क्या निकालेंगे? कुल नोड n-1 यानी 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब हम चलते हैं कहां पर? नंबर 2 के लिए चलते हैं। नंबर 2 है हमारा 3s के लिए। 3s के लिए बात करते हैं तो कोणीय नोड बराबर क्या हो जाएगा?
नोड बराबर हो जाएगा। अब L होता है, L का मान कितना है, S उपकोष में है तो L का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना। वृत्तीय नोड की बात करते हैं, वृत्तीय नोड की, तो ये हो जाएगा n-1 - L बराबर मान रख दीजिए, n का मान 3 - 1 - 0 बराबर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर निकालेंगे कुल नोड। क्या निकालेंगे, कुल नोड होता है n-1, n का मान आपका ये वाला है, 3 में से 1 घटाया, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं किस पे, थर्ड नंबर पे, 4f के लिए। 4f के लिए चलते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, कोणीय नोड, क्या लिखेंगे, कोणीय नोड बराबर होगा L, और L का मान F उपकोष में है भैया, तो F उपकोष में है तो F उपकोष में L का मान 3 होता है। ठीक है ना। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में जाता है तो L का मान जो है वो 3 होता है। अब जब ये 3 होता है तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, वृत्तीय नोड। क्या लगाएंगे, वृत्तीय नोड बराबर हो जाएगा n-1 - L। n का मान है 3 - 1 सॉरी n का मान ये है यानी 4 -1 और L का मान 3 आया तो घटा देंगे, तो ये हो गया 4 - 4 बराबर 0। वृत्तीय नोड कितने बन गए, 0। अब हम निकालेंगे कुल नोड। क्या निकालेंगे, कुल नोड बराबर होता है n-1 यानी 4 में से 1 घटाया तो 3, n का मान कितना है, 4 है, इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं कहाँ पर, 3D के लिए, 3D के लिए। अब सबसे पहला क्या निकालना है हमें, कोणीय नोड। क्या निकालना है, कोणीय नोड निकालेंगे। कोणीय नोड बराबर क्या होता है, L। अब D में गया है तो L का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं वृत्तीय नोड। वृत्तीय नोड बराबर क्या होता है, n-1 और -L। n का मान कितना है, 3 - 1 - L का मान कितना है, 2 बराबर 3 - 3 = 0। फिर निकालेंगे हम कुल नोड। क्या निकालेंगे, कुल नोड। कुल नोड में क्या होता है, n-1 यानी 3 - 1 बराबर 2। ये हमारे आ जाएंगे कुल नोड। ठीक है ना। इस तरह से आपके चारों सवाल सॉल्व हो गए, और इसके आगे का टॉपिक क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसको आपका नोट हो चुका होगा, मैं इसे साफ कर देता हूं। ये आप पढ़ रहे हैं पार्ट 14। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 14 पढ़ रहे हैं। अगली हेडिंग आपकी बनती है ब्लॉक तत्व। छोटी मोटी डेफिनेशन है ब्लॉक तत्व। इंग्लिश में बात करें तो ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ब्लॉक तत्व। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। ठीक है ना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होगी डेफिनेशन, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश पाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश पाता है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश पाता है, वह तत्व
उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। वह तत्व उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इस आधार पर तत्वों को 4 श्रेणियों में, इस आधार पर तत्वों को 4 श्रेणियों में, या कहते हैं 4 ब्लॉकों में, ऐसा भी कह सकते हैं 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ठीक है ना। इस आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। नंबर 1 एस ब्लॉक के तत्व, नंबर 2 पी ब्लॉक के तत्व, नंबर 3 डी ब्लॉक के तत्व, नंबर 4 एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। सो मैं फॉर एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम करते हैं 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 25 परमाणु क्रमांक हमारा किसका होता है, Mn का होता है। 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। तो बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आप देख रहे हैं डी उपकोष में है। कहां पर है, डी उपकोष में। तो इस तत्व का जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। मान लीजिए कि हम 17 किसका होता है, क्लोरीन का विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, सॉरी ज्यादा हो गए, 3p5 तक है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन का है पी उपकोष में, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए सोडियम का करना है, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस उपकोष में है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। क्या ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। समझ में आ गया होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश पाएगा वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। आया समझ में। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और आगे के टॉपिक और न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।